सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में हूं लीना इलियास, समी इब्राहिम और बाबर डोगर साहब आज हमारे साथ हैं। प्रोग्राम में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो नवाज शरीफ साहब की ज़मानत के हवाले से है, फिर पंजाब फूड अथॉरिटी और गवर्नर पंजाब जो हैं, स्पीकर पंजाब जो हैं, उन हवाले से बात करेंगे और बिलावल और इमरान खान के दरमियान जो इशूज़ चल रहे हैं कुछ सवाल से भी बात करेंगे। जी समी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया लीना। जी जी। सबसे पहले तो असल में जो प्रोग्राम हमने तरतीब दिया था उसमें मैं सबसे पहले तो वो जो पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, वज़ीर आला पंजाब तुले हुए हैं कि वो तब्दीली करना चाह रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के रूल्स में, क्योंकि वो फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर से बहुत नाखुश हैं क्योंकि वो शायद उनका जो बच्चा है उसके उनके ससुर के रेस्टोरेंट पे वो चले गए। नहीं ये स्पीकर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का साहबजादा है रासिख, और वो बिस्रो जो रेस्टोरेंट है माल रोड पर, उनके जब छापा मारा वहाँ से एक्सपायर्ड मीट उतरा तो एक खफगी हो गई बहुत ज़्यादा। पंजाब असम्बली में स्पेशल कमेटी के ज़रिए कल एक लेजिस्लेशन की जा रही है जिसमें पंजाब फूड अथॉरिटी से इख्तियारात छीन लिए जाएंगे। यानी ये अजीब बात है जो गरीबों के लिए और कंज्यूमर्स को सही खाने के लिए जो इंश्योर कर रही है अथॉरिटी, उसको उसके क्लिप काटे जा रहे हैं। ये पता नहीं कौन सा नया पाकिस्तान पंजाब असम्बली बनाने जा रही है। मैं पूरी तफसील हम इसकी और बाबर डोगर साहब को इसीलिए आज मैंने ज़हमत दी है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो अहम वो एक इशू आ गया वो है नवाज शरीफ साहब की जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई है, जिसमें ये कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब जो पहले 6 हफ्ते की ज़मानत दी गई थी उसको मुस्तकिल ज़मानत में तब्दील किया जाए, और मियाँ साहब बाहर जाना चाहते हैं इलाज के लिए, और उसमें पूरा उनकी जो तफसील है वो बयान की गई है। 16 सफ़हात की ये पटिशन है जिसमें ये कहा गया है कि जो ख्वाजा हारिस साहब इसके वकील हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट में पहले पटिशन दायर की थी अलीना, उस पटिशन में ये था कि वो बीमार हैं और वो बाहर जाना चाहते हैं, इलाज कराना चाहते हैं, तो उन ये जो सज़ा है इसको सस्पेंड किया जाए और उनको ज़मानत पर रिहा किया जाए और 8 हफ्ते के लिए रिहा किया जाए, ये इस्तदा थी। लेकिन अदालत ने 6 हफ्ते के लिए ज़मानत दी, साथ में ये लिख दिया कि वो बाहर नहीं जा सकते और 6 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली ये ज़मानत ख़त्म हो जाएगी। तो ख्वाजा हारिस साहब कहते हैं जब गुफ्तगू हो रही थी तो उसमें ये जज साहब ने कहा था, अदालत का फैसला आया तो उसमें वो नहीं उसको मेंशन था, तो इसलिए इस फैसले को रिविज़िट किया जाए। और अब उन्होंने जो दरख्वास्त दी है उसमें उन्होंने जो ग्राउंड्स दी हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट्स लगाई हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो दाहिनी जो उनकी जो राइट शरेआन है वो पहले बंद थी 43%, अब वो 60% बंद है, यानी जो उनकी राइट शरेआन है दिल की, और जो लेफ़्ट वाली है बाएं शरेआन जो है वो फरवरी में जब टेस्ट हुआ था तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वो 13% बंद थी, लेकिन अब वो 50% बंद हो चुकी है। और इसको डिटरमिन करने के लिए कि क्या इसका आगे करना है, वो कहते हैं कि उसके लिए टेस्ट ज़रूरी है, और फिर अगर उन टेस्टों के नतीजे में अगर कोई बाईपास की ज़रूरत हुई तो फिर उसके लिए बेहोश करना ज़रूरी है। तो उनकी एक अपनी स्पेशल हिस्ट्री है, इसलिए वो किसी ऐसे क्लिनिक में उनको बेहोश करके ये सब कुछ किया जाएगा जहाँ पर तमाम वो फैसिलिटीज़ मौजूद हों जो मियाँ साहब जैसे मरीज़ के लिए होनी चाहिए। फिर ये भी कहा गया उस रिपोर्ट में कि जो उनके जब खून का टेस्ट किया गया तो उसमें एक पैथोलॉजी की एक रिपोर्ट में जो एक लिम्फ नोड है उसका थोड़ा साइज़ जो है वो बड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अब उसकी लिम्फ नोड की बायोप्सी बहुत ज़रूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मैलिग्नेंट हो, ऐसा ना हो कि वो कैंसरस हो, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो उनके भाई हैं ऑलरेडी वो इस चीज़ से गुज़र रहे हैं, तो ख़ानदान में ये चीज़ मौजूद है कि कैंसर हो सकता है। तो इसलिए अब जब वो बायोप्सी करनी है तो उसके लिए भी जनरल एनेस्थीसिया देना है, बेहोश करना है। तो बेहोश के लिए फिर उसमें उनको उसी तरह लैब की ज़रूरत है, ऐसी जगह की ज़रूरत है जहाँ पे तमाम चीज़ों को देखा जा सके। उनकी किडनीज़ के बारे में भी ये कहा गया है कि वो 3rd स्टेज की उनको वो डिज़ीज़ है
और वो सही फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी जो टेस्ट होना है वो कंट्रास्ट, यानी उसमें वो स्पेशल केमिकल दिया जाएगा जिससे कलरिंग होगी, तो उसके लिए भी स्पेशल चाहिए। और फिर एक जो सबसे बढ़ के बात कही गई है कि मियाँ साहब को ऐसे माहौल में ये सब कुछ करना है, ट्रीटमेंट करना है जिसमें टेंशन ना हो। और इस रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड किया कि क्योंकि कलसूम साहबा की डेथ के बाद वो बड़े डिप्रेस्ड हैं, दुनिया से उनका दिल उकता गया है। अच्छा। और वो इस वक्त जिस हालत में है, अगर उनको दोबारा स्ट्रेस वाली जगह पर यह सब कुछ किया गया या भेजा गया तो उसमें उनको प्रॉब्लम होने का अंदेशा है। अच्छा, ख्वाजा हारिस साहब ने एक और भी पॉइंट इसमें हाईलाइट किया। उन्होंने ये कहा है कि जी अदालत ने ये फैसला कर दिया कि 6 हफ्ते में ज़मानत ख़त्म, खुद से ये नतीजा अखज़ कर लिया कि 6 हफ्ते के बाद उनकी हालत इतनी अच्छी हो जाएगी कि वो चले जाएंगे जेल में वापस। लेकिन इसकी ग्राउंड क्या है? अदालत के पास कौन सा ऐसा इल्म है, कौन सा ऐसा मीटर है जिससे अदालत ने ये समझ लिया कि मियाँ साहब 6 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे? तो इसलिए इस फैसले को वो रिविज़िट करें। अच्छा, इसमें इस रिपोर्ट में मेडिकल के जो बोर्ड्स हैं उनकी रिपोर्ट भी है, और फिर बहुत सारे डॉक्टर्स के नोट्स भी हैं जिनमें डॉक्टर अज़हर कियानी शामिल हैं, डॉक्टर अजीज़ मंद अहमद शामिल हैं, डॉक्टर हारून शामिल हैं, उसमें अमेरिका के डॉक्टर सांधू शामिल हैं, फिर इसके अलावा एक स्विट्ज़रलैंड के डॉक्टर हैं। उन सब ने ये लिखा है, अपनी रिपोर्ट साथ उनके लफ की गई है इस पिटीशन के, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जनाब मियाँ साहब की हालत ऐसी है कि उनको उनका इलाज चाहिए, उनका फ़र्दर इलाज चाहिए, उनकी फ़र्दर टेस्टिंग चाहिए, और किसी ऐसी फैसिलिटी में चाहिए जहाँ पर ये सब कुछ मैसर हो, टेंशन फ्री होना चाहिए, उनको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रेस वाली बात बार बार हो रही है, देखें जो कलसूम साहिबा का दुख है वो तो कभी नहीं जाएगा, वो लंदन में रहें या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो गम तो उनके पास रहेगा। इसके अलावा उनको क्या टेंशन है? और जो केसेस वो देख रहे हैं या वो जो फेस कर रहे हैं वो तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो टेंशन तो कोई रहती ही नहीं है। अच्छा। वो दुनिया के किसी कोने में भी हो, कलसूम साहिबा का तो गम साथ ही रहेगा ना सर। हाँ, पाकिस्तान में या कहीं पर, मुझे समझ नहीं आई ये क्या मंतक है। वो ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, जो रिपोर्ट है पहले तो उस पर डिस्कस कर लें, अपना मैं एनालिसिस बाद में देता हूँ। वो ये कहते हैं कि वो बहुत अडियाला और कोट लखपत जेल में रहने की वजह से उनको बड़ा डिप्रेशन हुआ है, और इस डिप्रेशन ने उनकी इस बीमारी को एग्रेवेट किया है। तो एक तरह से ये पॉइंट अदालत में बताने की कोशिश की जा रही है कि जेल में इटसेल्फ उनका रहना उनके लिए टेंशन का बायस है, और वो टेंशन क्योंकि वो एक ख़ास तरह की बीमारी में मुब्तला हैं, तो वो उस बीमारी में इजाफा होता है, और उनका जो शुगर लेवल है वो भी उसमें भी मुसलसल उसमें इजाफा उन्होंने दिखाया। अच्छा, अब जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, ये तो एक मैंने आपको पूरी पिटीशन जिसमें जो ग्राउंड्स हैं जो मेडिकल की है वो मैंने आपको बता दी। लेकिन जब मियाँ साहब की ज़मानत हुई थी तो हमने एक प्रोग्राम में बताया था यहीं पर कि जो प्लानिंग तैयार की गई है उसके मुताबिक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की टेस्टिंग होगी, और जूँ उस ज़मानत के 6 हफ्ते ख़त्म होने के नज़दीक टाइम आएगा तो एक बाकायदा तौर पर रिपोर्ट आएगी जिसमें ये कहा जाएगा कि मियाँ साहब बहुत बीमार हैं। ये एक स्ट्रेटजी थी। मियाँ साहब बीमार भी हो सकते हैं, मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि ये जो रिपोर्ट है ये गलत है, डॉक्टर्स हैं, बड़े इंटेग्रिटी वाले नाम हैं, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी थी, ये एक प्लानिंग का हिस्सा था कि मियाँ साहब की जो रिपोर्ट है वो इस तरह की होगी, और अदालत को ये बताया जाएगा। अब अगर वो 16 सफ़े आप पढ़ लेना तो मुझे याद आ रहा है बाबर डोगर साहब, FA में जब बहुत पहले हम होते थे तो अंग्रेज़ी में एक मजमून होता था, द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल। वो कहानी एक ऐसे नौजवान, एक ऐसे बंदे की थी कि जो अखबार में जो भी पढ़ता था उसके सिम्टम आते थे और उसको ये लगता था ये बीमारी मुझे है। मैंने मियाँ साहब की रिपोर्ट से पढ़ी है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, मैंने वो पिटीशन पढ़ी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी ऐसे आदमी की रिपोर्ट है जो हो सकता है जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो तो वो उस दुनिया में ना रहे, इतनी शदीद किस्म की बीमारी है उसमें। और मुझे तो ये है कि ये अगर किसी बंदे के सामने रखें तो वो रिपोर्ट पढ़ के रोने ना लग जाए और ये कहे कि या अल्लाह रहमत फरमा इस बंदे पर और इसको सेहत दे, तो ये बुनियादी तौर पर एक उस स्ट्रेटजी का भी हिस्सा है। और उसमें जो गुफ्तगू की गई है पिटीशन में, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें ये कहा गया कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को आपने ये फ़ैसला रिविज़िट नहीं किया, उनकी ज़मानत ज़्यादा नहीं की, मुस्तकिल नहीं की, उनको बाहर इलाज पे जाने के लिए नहीं भेजा, तो ये एक कत्ल होगा और उस कत्ल की ज़िम्मेदारी जो है वो जनाब अदालत पर होगी। तो इसलिए आप ये देख लें आपने क्या करना है। ये पूरा मुद्दा बना के उसमें पेश किया गया। बाबर डोगर 26, 27, 28, 30 दिन हो गए, एक रात भी मियाँ नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल में नहीं रहे। ये किस किस्म का इंतहाई शदीद मर्ज़ है जो रिपोर्ट
मैं देखता हूं तो वो तो ऐसी रिपोर्ट है कि मेरा अपना दिल चाह रहा था अगर मैं जज होता तो मैं ठप्पा यूं लगाता, बेल ग्रांटेड, सिर्फ उस रिपोर्ट को देख के। तो ये कैसे वो बीमार हैं, इतने शदीद बीमार हैं, घर में? समी साहब 5 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड इन्होंने बनवाया है, जिसमें से 3 जो डॉक्टर्स हैं उनका ताल्लुक तो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से है, 2 डॉक्टर्स इन्होंने अपनी मर्जी के आगा खां हॉस्पिटल से लिए हैं। तो इन 5 का बनाया और उनको हेड कर रहे हैं डॉक्टर अदनान, जो कि नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज हैं। ये एक प्राइवेट मेडिकल बोर्ड है और जिसको डॉक्टर अदनान हेड करें। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या रिपोर्ट तैयार करेगा ये जो मेडिकल बोर्ड है, जिसमें कोई सरकारी मुदाखलत नहीं है। मियाँ साहब के अपने डॉक्टर्स हैं, अपना हॉस्पिटल है, अपनी मर्जी के जो बाहर से डॉक्टर लिए हैं वो लिए हैं, उन्होंने ये मेडिकल रिपोर्ट तैयार की है। कल जब मियाँ साहब चेकअप के लिए जा रहे थे तो आप देखें उनकी सेहत देखें, माशाल्लाह से लालियाँ पखरी थी उनके चेहरे पे और वो सबसे मिल रहे थे और बड़े बिल्कुल सेहतमंद थे। फिजिकली कोई ऐसा एलिमेंट नहीं नज़र आ रहा था जिससे ये लगे कि वो बीमार हैं। जहाँ तक हॉस्पिटल में जब मरियम साहिबा के ट्वीट आ रहे थे कि जी मियाँ साहब बहुत बीमार हैं, मोबाइल मेडिकल वैन उनके उनकी जेल के बाहर खड़ी हुई थी। इनका मेन्यू कभी आपने चेक किया है? समी साहब मैं जेल से रेगुलर इनका मेन्यू चेक करवाता रहा हूँ। कभी मटन हलीमा आ रही है, कभी नरगिसी कोफ्ते आ रहे हैं। मियाँ साहब मटन खाने के बड़े शौकीन हैं, तो मटन हर खाने में शामिल होता था, साथ चावल थे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बड़ी वजाहतें भी आई थी जिसमें कहा गया था कि जो खाने आ रहे हैं ये बेसिकली मियां साहब के लिए नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए खाने आ रहे हैं। इस हवाले से भी बड़ी वजाहत पेश की गई थी, ऐसा है? एक मिनट अलीना, एक मिनट ठहर जाएं। आपने कहा ये डॉक्टर्स के लिए आ रहे हैं, यकीन जाने मैंने मेडिकल जो जेल सुपरिटेंडेंट, मैंने उससे पूछा कि यार मियाँ साहब एक हाई प्रोफाइल कैदी हैं, उमूमन होता ये है कि जेल में जब इस तरह का हाई प्रोफाइल कैदी आता है, घर से खाना आता है तो जेल के स्टाफ की मौजें लग जाती हैं, उनको खाना बड़ा मिल रहा होता है। उसने कहा कसम ले लें, वहां पे जो सामने 3 कांस्टेबल बैठे होते हैं ना, आज तक मियाँ साहब ने उनको एक वो जो होती है ना, एक फांक होती है, वो भी नहीं पूछी। जो खाना आता था खाते थे, जो बच जाता था वो शाम को खा लेते थे और बाकी घर वापस उसी तरह से चला जाता था। तो डॉक्टरों को क्या देना, उन्होंने तो आज तक बेचारे स्टाफ को जो सामने बैठा हुआ है, जो उनको उन्होंने एक बंदा दिया था जो उनको दबाता था, उसको आज तक नहीं खाना खिलवाया। मगर ये सिचुएशन रही है। अच्छा जी, मैं जो खाना था उससे तो ये नहीं लगता कि समी साहब के ये हार्ट के पेशेंट हैं या ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट। अच्छा जी, अब मैं आपको एक नॉर्मल खाना आता था जिसमें मटन होता था, मटन किस तरह से एक हार्ट का पेशेंट उठाना खाता? डॉक्टर साहब मुझे पता है कि जाहिर है इंफॉर्मेशन है आपके पास, मैं भी आपको एक वाकया सुना देता हूँ। जब ये 2000 की बात है, जब मियाँ साहब कराची जेल में बंद थे, तो नैब के एक बड़े सीनियर ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए, तो वो उन्होंने बताया मुझे बाद में, ये बिल्कुल उन्होंने खुद ये वाकया देखा। उन्होंने कहा कि वहाँ पर वो सूरत हाल ये थी कि लड़ाई हो रही थी और सुप्रिटेंडेंट के कमरे में नवाज शरीफ साहब आए हुए थे और इल्ज़ाम क्या था? वो इल्ज़ाम ये था कि जो उनका वो मुशक्ति था ना, मियाँ साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये उनका दूध पी जाता है, मुशक्ति जो है, क्योंकि वो मियाँ साहब ने कहा कि मेरा दूध गायब हो जाता है और उन्होंने कहा कि आप इस मुशक्ति को तब्दील करें, ये मेरा दूध पीता है। ये नैब के वो किसी और केस के लिए गए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये मैंने देखा, मुझे उन्होंने तभी बताया था। और तो इसलिए आपकी ये जो बात है ना, मुमकिन है कि अब तब्दील हो गए हो, वो खाना वाना देते हो अपना, लेकिन खैरात तो वो बहुत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जाती जो जिंदगी उन्होंने खाना नहीं दिया, ठीक है। लेकिन एक बाबर एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, खाना तो उन्होंने नहीं दिया। सवाल यह है कि अगर मियाँ साहब जेल नहीं रह सकते थे और इसी का बहाना करके उन्होंने पहले जाती उमरा में शिफ्ट होना था और फिर उसके बाद अब दोबारा लंदन जाना था, तो ये जो इतना फिर टोपी ड्रामा किया कि मैं सज़ा भुगतने के लिए आ रहा हूँ, वहाँ से निकले, जर्नलिस्टों को लिया साथ, वो 14-15 जर्नलिस्टों का भी खर्चा किया, इधर भी आए, फिर कोट लखपत में रहे। और वो मरियम साहबा तो इतनी खौफजदा हुई हैं, लोग बताते हैं कि उनका तो बाकायदा साइकेट्रिस्ट उनका इलाज करते रहे हैं, उन पर इतना ज़्यादा असर था उस कोट लखपत का। और उन्होंने यानी क्योंकि गैर मुसद्दक़ हैं वो इतलात, इसलिए मैं वो बयान नहीं कर पाता। मुझे कम अज़ कम अगर 2 सोर्स कंफर्म करते तो वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करता। तो फिर ये सारा अभी जब आते हैं, पेश होते हैं, इतना कौम का ख़र्चा, टैक्स पेयर्स पे मनी, सड़कें बंद हो जाती हैं। अगर आपने जेल में रहना ही नहीं था और ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स बनवानी थी और कहना था कि मैं बीमार हूँ,
तो ये इतना मतलब है, इतना बड़ा वो वैशी जट बनने की क्या ज़रूरत थी, या नूरी नक बनने की क्या ज़रूरत थी? आप कहते हैं कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरी उम्र ज़्यादा है, और आप बाहर चले जाते हैं। जैसे हमजा शहबाज हैं, उनको नहीं जेल, उनको गिरफ्तारी वो होने दे रही, हाई कोर्ट बेल उनको ग्रांट करती है, ठीक है, वो अपना राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये इनको फिर क्या ज़रूरत थी आने की? बाबर डोगर, कभी किसी मुस्लिम लीगी से आपने सवाल किया ये? समी साहब, जो जहाँ तक इनके आने का सवाल है ना, तो इनको ये यकीन दिलवाया गया था, उस वक़्त इलेक्शन सर पर थे और PMLN में बड़ी मायूसी फैली हुई थी कि जी अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान ना आए और गिरफ्तारी ना दी, उनका ख्याल था कि एक दफ़ा मियाँ साहब जेल चले गए तो स्वीप लग जाएगी, पूरा पंजाब हम स्वीप कर जाएंगे, KP के स्वीप कर जाएंगे, और कुछ ना हुआ तो पंजाब में तो हमारी 100% गवर्नमेंट है, और अगर मियाँ साहब ना आए तो फिर मर गए, लुट गए, फिर कुछ नहीं बचना। तो यहाँ से खबरें यही जाती रही, मियाँ साहब आप आए, आप एक दफ़ा आएंगे तो हम स्वीप मार जाएंगे और हम इलेक्शन जीत जाएंगे और हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी। और तो मियाँ साहब भी इसी आस उम्मीद में आए कि जनाब मैं यहाँ पर कदम रखूँगा और लाहौर में लोगों का एक बहुत बड़ा तूफान होगा और बहुत बड़ा समंदर ठाठे मारता लोगों का होगा, और इलेक्शन में हमने स्वीप कर जाना है और उसके बाद गवर्नमेंट बन जानी है और मेरी मर्जी की गवर्नमेंट होगी और फिर जो हम चाहेंगे वही कर लेंगे। अच्छा, अब जो ये बाबर माइंडसेट के साथ ये माइंडसेट ठीक हो गया, लाहौर आए, ठीक है, लेकिन ये जो अब इन्होंने रिपोर्ट बनवाई है, ये रिपोर्ट देख के तो बिल्कुल जो अदालत है वो मुझे लगता है कि वो इस पर कंसिडर करेगी, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जब जमानत हुई थी तो उसमें यह थी कि कंसिस्टेंसी एक नज़र आ रही थी, और उसमें यह था कि ये एग्रीवेट हो रहा है। अब ये डॉक्टर भले इनके अपने हैं, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हैं, जो कुछ भी हैं, कुछ इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स ने भी अपनी राय दी है, जिस पर उस वक्त तो आसिफ सईद खान खोसा ने ये कहा था, जय साहब ने, कि ये जो डॉक्टर का लेटर है, दिस लेटर इज़ बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, तो मुझे नहीं, हमें नहीं पता कि ये हम इसको कैसे ट्रीट करें, ये भी एक ख़त है, जैसे कतरी ख़त था, ये भी एक ख़त है, तो ख़तों पर आप बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। अब ये इन्होंने ख़त लगाए हैं, नीचे 4, 5, 6 डॉक्टर्स के बड़े बड़े वो नाम हैं, हमें नहीं पता कि अदालत इस हवाले से क्या फ़ैसला करेगी, क्या करेगी। और ये जो बोर्ड है, ये एक प्राइवेट बोर्ड है, मेडिकल बोर्ड, जिसकी ये रिपोर्ट है, और शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के ये लोग हैं, तो इस बात का इम्कान भी है कि अदालत इसको कंसीडर करे, इस बात का इम्कान भी है कि अदालत फर्दर टेस्टिंग की इजाज़त दे दे, क्योंकि बहुत डिटर्मिन नज़र आए थे जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के बाहर बिल्कुल जाने की इजाज़त नहीं होगी। और वैसे भी बाबर, लाहौर में मेरा आपसे ये सवाल है, वहाँ पर बड़े अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, पंजाब कार्डियोलॉजी है और दूसरे हैं, तो लाहौर में कभी किसी डॉक्टर से आपकी बात हुई हो तो वो क्या कहते हैं, यहाँ पर अब हर तरह का जो इलाज है दिल का वो हो तो रहा है लाहौर में? समी साहब, मेरी बेतहाशा डॉक्टर से इस सिलसिले में बात हुई है। मियाँ साहब, जो उनकी बीमारियां, जो हार्ट के इश्यूज़ हैं, वो कोई इस तरह के इश्यूज़ नहीं है जिसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता। यहाँ पर PIC में हर तरह के दिल की बीमारी का इलाज मौजूद है, और मियाँ साहब की जो बीमारियां हैं उनकी बड़ी बेहतरीन ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है। आप देखें कि मियाँ साहब अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो PIC का जो बेस्ट कोई पैनल बनेगा डॉक्टर्स का, वो उनको लुक आफ्टर करेगा, वो उनकी ट्रीटमेंट करेगा, कोई आम पेशेंट की तरह उनको ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इलाज तो मौजूद है, लेकिन असल इशू ये है, साहब ने तो बाहर जाना है, उन्होंने लंदन जाना है, उन्होंने इलाज नहीं करवाना। जिस तरह से इसाक डार साहब कौन सा इलाज करवा रहे हैं वहाँ पर, माशाल्लाह अच्छा खासा दौड़े फिर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को कमर दर्द है, यहाँ पर पाकिस्तान के यहाँ से कमर दर्द का कह के गए हैं, वहाँ पर भागी फिर रहे हैं, तो जाना लंदन है। अब इस चीज का इलाज तो किसी के पास नहीं है। एक और बड़ी बाकी बीमारियों का इलाज यहाँ पर बड़ी अजीब सी बात है कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे और जितनी दफा भी उनके मेडिकल टेस्ट हुए, जितनी भी रिपोर्ट्स आई, उनमें यही कहा गया कि बड़ी भाई हर चीज जो है वो कंट्रोल में है, और उनके जो वकील है उनकी तरफ से यही कहा जाता था कि ऐसा माहौल होना चाहिए जो टेंशन जहां पर ना हो। अब जब वो अपने घर गए हैं और बोर्ड भी उनकी पसंद का है और अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो बड़ी अजीब सी बात है कि उनको जो घर का एनवायरनमेंट है वो रास नहीं आ रहा, और उनकी जो सारी चीजें हैं, सारी बीमारियां जो है वो एकदम से बढ़ गई हैं। तो मेरे ख्याल में जो जेल है वो उनको ज्यादा सूटेबल लगती है। मुझे पर्सनली दिस इज व्हाट आई थिंक। अलीना, इसमें एक चीज अभी समी साहब ने एक बात की है
जी, अभी समी साहब ने एक बात की थी मरियम की बीमारी के हवाले से। मैंने उस चीज़ को कंफर्म किया था। जिस तरह से उनको जो साइकेट्रिक उनकी ट्रीटमेंट होती रही है, एक टेंडेंसी उनके अंदर बढ़ गई थी कि अगर जब वो अडियाला जेल से बेल पे आई थी वापस, तो उन्होंने ये बार बार कहना शुरू कर दिया था कि अगर मुझे जेल से में वापस भेजा गया तो मैं उससे बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूँगी। तो ये टेंडेंसी बढ़ती जा रही थी जो उनका टाइम गुजरता जा रहा था। तो ये एक शदीद डिप्रेशन की बीमारी थी और उसको बाकायदा ट्रीटमेंट होता रहा है। यानी कि वो खातून जो उससे कुछ अर्सा पहले बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रही थी, उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया। तो मियाँ साहब किसी सूरत में जेल में वापस जाना नहीं चाहते और पाकिस्तान में रहने से जेल अल्टीमेटली बेल अगर कंफर्म नहीं होती तो जेल में वापस जाना ही पड़ना है। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि किसी तरीके से ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियाँ बताई जाएं कि किसी ना किसी तरीके से कोर्ट मजबूर हो जाए ये कहने के या ये बाहर जाके इनका इलाज करवा दिया जाए। तो सारी प्लानिंग तो सिर्फ बिल्कुल ये बात आपकी सही है कि ये प्लानिंग में किसी तरह, इसमें तो कोई शक नहीं, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई हैं ख़ास तौर पर कि उसमें ये तो आम पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है, छुट्टी लेनी होती है तो 2-2 महीने की छुट्टी के लिए डॉक्टर नोट लिख देते हैं और ये सारा कुछ किया गया। अब इसकी वेरिफिकेशन हो नहीं हो, बहरहाल ये अदालत फैसला करेगी और हम इस पर स्पेकुलेट नहीं करते। लेकिन ये मुल्क बड़े लोगों के लिए ही है। अगर सेहतमंद भी हैं, बाहर जाना है तो बीमारी की रिपोर्ट बन जाएगी, बीमार हैं कोई काम करना है तो रिपोर्ट आ जाएगी कि बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, सेहतमंद हैं। अभी अगर ये आ जाए कि कल वज़ीर आज़म बन रहे हैं नवाज शरीफ साहब, वो बीमारी भूल जाएंगे, वज़ीर आज़म हाउस में आके हलफ लेके बैठ जाएंगे, कतई तौर पे सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो कहें मैं बीमार हूँ। शहबाज साहब भी फिर ये नहीं कहेंगे कि मैं अब ज़रा छुट्टी चाहता हूँ, मुझे आपने वज़ीर आला दोबारा बना दिया लेकिन मैं बीमार हूँ और मैं 3-4 महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कह सकें। मुझे पता है अलीना आपको ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं एक टीज़र देना चाहता हूँ। जब हम वापस आएंगे तो क्योंकि हम बड़े लोगों की कहानियाँ बयान कर रहे हैं तो हमारे साथ ही रहिएगा। मैं पंजाब असम्बली में जो इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है, बड़े आदमी अपनी करप्शन को छुपाने के लिए कानून तब्दील करते हुए नज़र आ रहे हैं और बड़े अफसोस से मैं ये कहना पड़ रहा है हमें कि इसमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी है पंजाब असम्बली की वो इसमें इन्वॉल्व है। एक स्पेशल कमेटी बना के कानून साजी ये की जा रही है कि जनाब आप पंजाब फूड अथॉरिटी के पर काट दें कि ये जो बड़े बड़े लोगों को, और इसमें बहुत सारे हमारे जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो भी उनके पीछे हैं। मुझे पता है कि हमारे दोस्त हैं बहुत सारे जो इस वक्त स्पीकर साहब के भी बड़े साथ हैं और क्योंकि मैं ये सारी कहानी आपको बताऊंगा ये क्या है, लेकिन जब मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो फिर ये आप अलीना आप प्रोग्राम वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस हवाले से मजीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ क्या करने लगे हैं स्पीकर साहब पंजाब? जी बाबर डोगर जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, माल रोड पर इन्होंने बिस्रो 202 शायद उसका नाम है रेस्टोरेंट, ये चौधरी परवेज़ इलाही के साथी हैं जो उनका छोटा बेटा है वो इनके घर पे आया हुआ है, बिस्रो वालों के घर। वहाँ से एक्सपायर्ड गोश्त मिला है और हर चीज़ जो थी वो ख़राब थी। उन्होंने ये उन पर दबाव डालने की कोशिश की पंजाब फूड अथॉरिटी पर कि बस जनाब चौसा बड़े नाराज़ ने थे उन करो ठीक। उसके बाद पंजाब असम्बली में एक हंगामा खड़ा हो गया, तकारीर शुरू करवा दी, फूड मिनिस्टर को भी डांटना शुरू कर दिया, एक स्पेशल कमेटी बनवा दी गई। वहाँ पे कल वो मीट कर रही है कि लेजिस्लेशन की जाए कि फ़ूड अथॉरिटी के इख्तियारात ख़त्म किए जाएँ। ये क्या जो मुल्क है ये बड़े लोगों के लिए, एक तो इसके हवाले से बताएं और दूसरा पंजाब असम्बली के अंदर जो सूरत हाल है इस वक्त, जो ग्रेड 22 जिनको दे दिया गया है, सेक्रेटरी जो मोहम्मद भट्टी साहब जिनका नाम है, बताया जाता है ये भी कोई उनके एहलकार थे, कुछ 6-7वें ग्रेड के, सिर्फ ग्रेजुएशन इनकी तालीम है, लेकिन इनको 22वें ग्रेड में ये दोनों इश्यूज़ पर, क्योंकि आप लाहौर में बैठे हैं, ज़रा बयान फरमाइए। समी साहब, सबसे पहले तो जो फूड मिनिस्टर हैं समीउल्लाह चौधरी बड़े अपराइट और ऑनेस्ट आदमी हैं। मैं और अभी भी 3 महल्ले के घर में रहते हैं। गाड़ी उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी चेंज कर दे, उन्होंने कहा जी नहीं मेरी जो गाड़ी है मैं उस पर मुतमईन हूँ, खुश हूँ। तो उनकी इंटेग्रिटी पे तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं, आपने एक इंसिडेंट बताया, 2 इंसिडेंट हुए हैं। दूसरा इंसिडेंट जो हुआ है वो गुजरांवाला के एक डिप्टी डायरेक्टर फूड थे
जिन्होंने 1.5 लाख गंदम की बोरियां चोरी करवा कर बेच दी। सलमान उनका नाम है और वो भी चौधरी परहेज लाई के अच्छे खासे करीबी लोगों में उनका शुमार होता है। तो चौधरी साहब उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की गई, तो चौधरी साहब ने उस पर भी कहा कि यार मिट्टी पाओ, छोड़ो इसको ना, रहने दो, जिस पर समीउल्लाह चौधरी इस चीज़ पर भी नहीं माने। और उसके बाद फिर ये दूसरा बिस्ट्रो वाला इंसिडेंट हुआ जिसमें वहाँ पर जो मीट मिला वो ख़राब था और उस पर उस एक्शन किया गया, इससे भी वो सख्त नाखुश थे। इसके अलावा समीउल्लाह चौधरी साहब जो हैं उन्होंने शुगर माफिया पे भी हाथ डाला था। शुगर मिल्स जो हैं ये जो उन्होंने पैसे देने हैं किसानों के, इस सिलसिले में भी उन्होंने खासी सख्ती की थी, जिस पर चौधरी साहब और कुछ पंजाब के और बड़े लोग जो हैं वो खुश नहीं थे। तो ये एक ये था कि फूड अथॉरिटी जो है इसके पर काटे जाएं, ये जो पकड़ के जिसको मर्जी पकड़ी जा रही हैं, बड़ी बड़ी फूड चेन जो हैं उन पे हाथ डाला जा रहा है और लोगों को कसूर। अच्छा, अब जो मुझे इत्तलात है एक कंफर्म करें बाबर एक कंफर्म करें कि ये जो अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं, कंपनियां जिसमें पेप्सी वगैरह हैं, दूसरे कई हैं इदारे, उनको क्योंकि नेस्ले जो है उसने भी वो बच्ची मरी है एक दूध पीने से उनका लाहौर में, और वो केस है। तो ये जो बड़े बड़े सारे ये जो ग्रुप्स हैं अब ये इकट्ठे हो गए, बल्कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ी है चेन है, उसके जो मिली थी, जो आइसक्रीम मिली थी, उसके अंदर भी जो वो फीकल जो थे पार्टिकल वो डाले गए थे, वो उसमें थे। तो वो भी इस सारी कैंपेन के पीछे है। वो अब आपको पता है वो सारे हमारे दोस्त हैं वो पीछे। अब ये जिस तरह जो बेईमानी करे, गंद खिलाए, लेकिन क्योंकि उसने अगर अपना चैनल बना लिया है तो उसके बाद वो आके कैंपेन करें। इन्होंने कैप्टन उस्मान के खिलाफ कैंपेन की थी, इस चैनल ने, मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनको तलब किया गया था। इन्होंने पूरा पंजाब मॉडल टाउन का मलबा डालने की कोशिश की थी और उसमें बड़े बड़े हमारे अपने दोस्त जो थे वो वहाँ पर आए और वो सारा ये जो एक 2 नंबर काम है बेकरियों का, इसको बचाने के लिए वो पीछे उसके आके खड़े हो गए। तो ये अब ये जो आदमी ईमानदारी से काम करेगा, ये बड़े लोग जो हैं ये उसको मारेंगे इसलिए कि उनके चैनल्स भी हैं, उनके अपने असम्बलियों में उनके अपने लोग बैठे हैं और ये सारे इस तरह के लोग इन्हीं लोगों के दोस्त हैं। अब ये जो करने जा रहे हैं, मुझे बताएं ज़रा, भट्टी साहब को भी बताएं कि किस तरह प्रमोशंस दी है। ये तो एक नैब का केस है। देखिए समी साहब, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रैपिड प्रमोशन, जो कैरियर ओरिएंटेड जॉब्स हैं ना, वो फेडरल सर्विसेज हैं, जिसमें PSPs आते हैं या DMG ऑफिसर्स आते हैं जिनका एक कैरियर स्पैन होता है और उन्होंने रिटायरमेंट तक ग्रेड 22 से ले लेना होता है। लेकिन इवन DMG और PSP ऑफिसर्स की भी कुछ 70% ऐसे होते हैं जो ग्रेड 22 पे पहुँचते हैं, 30-35% वो भी ग्रेड 22 पे नहीं पहुँचते। यहाँ पर एक कैरेक्टर है मोहम्मद खां भट्टी साहब, मैं उनको शुरू से जानता हूँ। ये चौधरी परहेज लाई के डिस्पैच राइडर थे, चौधरी परहेज लाई के डिस्पैच राइडर थे। ये खुद मुझे प्रेस रिलीज देने आते रहे हैं मेरे ऑफिस में, एक इंग्लिश अखबार का ऑफिस था, वहाँ पर ये प्रेस रिलीज देने आया करते थे। ग्रेड 7 में ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भर्ती हुए और अभी रिसेंटली चौधरी परहेज लाई ने उनको ग्रेड 22 में प्रमोट कर दिया है। समी साहब, इनकी उम्र 50 साल है, 10 साल की सर्विस पड़ी हुई है और ही इज इन ग्रेड 22। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है, जो एक DMG ऑफिसर है और जिनका सिर्फ रिटायरमेंट को 1 साल पड़ा है, वो 3 साल ग्रेड 22 एंजॉय नहीं कर सके और ये बंदा 10 साल ग्रेड 22 एंजॉय करेगा। ना उसकी कोई सर्विस है, ना उसका कोई कैरियर है। ग्रेड 7 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ, जिस पोस्टिंग पे जिस मिनिस्टर जगह पे चौधरी परहेज लाई मिनिस्टर बने उस डिपार्टमेंट में वो जाता रहा। फाइनली जब वो स्पीकर पंजाब असम्बली बने तो उसको वो ग्रेड 18 में स्पीकर पंजाब असम्बली ले आए। उसके बाद उसको वहाँ पे 19 भी मिल गया। जब वो CM बने तो उसको 20 और 21 भी दिलवा दिया। अब दोबारा स्पीकर बने तो उसको 22वां ग्रेड दिलवा दिया। और वो बंदा जो सिर्फ सिंपली ग्रेजुएट है, उसकी कोई इसके अलावा एजुकेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये एक पाकिस्तान की एक अनोखा इंसिडेंट है कि जहाँ पर एक बंदा जो सिंपली ग्रेजुएट है, जो जिसका ताल्लुक किसी बड़ी सर्विस से नहीं है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, वज़ीर आला तहरीक इंसाफ के हैं, तो चीफ सेक्रेटरी ने या किसी ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं, ये क्योंकि जो स्पीकर के जो पंजाब असम्बली की जो चीजें हैं, पंजाब का लॉ डिपार्टमेंट हो या जी बाबर डोगर,
बिल्कुल मैंने इसको बड़ा खोज लगाया, लेकिन सारे डिपार्टमेंट्स को खामोश करवा दिया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया था, उसको भी अल्टीमेटली खामोश करवा दिया गया। ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल से हुआ, उनकी मर्जी से हुआ। पंजाब असम्बली ने केस इनिशिएट किया, चौधरी परेलाई साहब ने केस उनका इनिशिएट किया गया, सारे डिपार्टमेंट से ज़बरदस्ती उस पर अप्रूवल ली गई और अल्टीमेटली उसको नोटिफाई कर दिया गया और मोहम्मद खान भट्टी साहब जो हैं उनको ग्रेड 22 में प्रमोट कर दिया गया। समी साहब, अकरबा परवरी की इससे बड़ी पाकिस्तान भर में कोई मिसाल नहीं होगी कि एक बंदे को किस तरह से ग्रेड 7 से ग्रेड 22 तक वो पहुंच गया और उसकी 10 साल की सर्विस पड़ी है। मेरा चैलेंज है कि पूरे पाकिस्तान में कोई इस तरह का एक केस ला दें जिसमें इस तरह की इतनी तेजी से प्रमोशन हुई हो। तो अब ये जो क्लिप करने की कोशिश कर रहे हैं, फूड अथॉरिटी के जो इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ है, जो नया पाकिस्तान, जैसे अभी अलीना ने ये सवाल उठाया, तो ये तहरीक इंसाफ बिल्कुल जो इस वक्त काफली कहेगी, जो वो लोग कहेंगे वो सब उनके साथ बिल्कुल बस अंधों गूंगों बहरों की तरह लब्बैक कहेंगे, हाथ खड़े करके उसे कहेंगे हाँ वोट दे दो। खुराक को भी स्नब किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने वो जो एक बोल्ड बड़ी स्टेटमेंट दी थी यहाँ पे जो मोनोपोली और ग्रुपिंग चल रही है, ये एक ये रीजन भी है। मुझे तो ये इस पर भी बयान फरमा दें, और मुझे तो ये पता चला है कि समीउल्लाह चौधरी को सजा देने की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस जीरो है क्योंकि उसने जो बड़े बड़े ये आदमी हैं, जो मगरमच्छ हैं, ये जो करप्ट लोग हैं, इनको ललकारा है। तो ये होने जा रहा है वहां पर बाबर डोगर। समी साहब, पीटीआई पंजाब में डिवाइडेड है, इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिकली दो हिस्सों में, दो ग्रुपों में तकसीम हुई है। पीएमएल-क्यू जो है वो इस टाइम उस्मान बुज़दार साहब को भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रही है। समीउल्लाह चौधरी का ताल्लुक जो है वो बहावलपुर से है। बहावलपुर से तारिक बशीर चीमा और उनके भाई ताहिर बशीर चीमा, इनका ताल्लुक भी बहावलपुर से है। ये उनकी पॉलिटिकल जो पावर है उसको ये समीउल्लाह चौधरी वहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं। और चौधरी सरवर जो हैं समीउल्लाह चौधरी के वो बड़े करीबी हैं, वो 2-4 दफ़ा वो वहाँ पर भावलपुर में गए भी हैं और तारिक बशीर चीमा ने उसका बड़ा बुरा भी मनाया था। आपको याद होगा कि चौधरियों की जो टेप लीक हुई थी वो बेसिकली तारिक बशीर चीमा और चौधरी सरवर के हवाले से थी, जिसमें चौधरी सरवर के बारे में बातें कर रहे थे। आपको याद होगा वो टेप। बिल्कुल। तो ये अब इसमें ये है, तो ये तो एक बहुत बड़ा माफिया है। फिर ये तो माजी का माफिया जो है, ये तो बाबर, ये तो जो माजी के जो बड़े बड़े हमने पॉलिटिकल सेटअप देखे, जो है ये तो उसका माफिया का हिस्सा है। ये वो भी समी साहब, यहाँ पर एक पूरा गैंग बन गया है, एक ग्रुप बन गया है जो हर तरह के माफियाज को सपोर्ट कर रहा है, उनको हर तरह से उनको बैकअप कर रहा है और वो लोग जो उसके आगे रजिस्ट करते हैं उनको निशाने इबरत बनाया जा रहा है। इसमें चौधरी भी शामिल हैं, इसमें जहांगीर तरीन जो है वो इस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, चाहे वो शुगर माफिया का इशू है, चाहे वो फूड अथॉरिटीज़ हैं, वो अगर तो इनके ऊपर हाथ डालेंगी तो उनको निशाने इबरत बना दिया जाएगा। अभी भी इमरान खान साहब को समीउल्लाह चौधरी के हवाले से मिसगाइड किया गया, उनको बताया गया कि जी ये बड़ा करप्ट है, ये है वो है। उस पर इमरान खान साहब ने इनको वार्निंग भी दी थी, लेकिन समीउल्लाह चौधरी ने फिर अपना पूरा केस उनके सामने एक्सप्लेन किया था, जिसकी वजह से उनकी जान छूटी। नहीं तो उनसे मिनिस्ट्री वापस लेने की भरपूर साजिश की जा रही थी। अब उससे अगला स्टेप जो है उससे वो निकल गए हैं। तो अगला स्टेप ये है कि पंजाब असम्बली के अंदर उनकी बेइज्जती की जानी शुरू कर दी है और उनकी जो अथॉरिटी, उनके अंदर जो सबसे पावरफुल अथॉरिटी है पंजाब फूड अथॉरिटी, उसकी पावर्स को क्लिप किया जा रहा है। और उसके साथ साथ कल जो लेजिस्लेशन के हवाले से कमेटी जो बनी थी वो अपनी कल असम्बली में रिकमेंडेशन देगी, देखिए उस पर क्या बनता है। लेकिन ये पूरी साजिश है और माफियाज एक्टिव है। लेकिन ये जो अगर पर्सन बाबर एक सेकंड, बाबर टाइम कम है, ये अगर इस तरह से इंडिविजुअल स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आएंगी, कमेटी देगी जिसका मकसद इन बड़े लोगों को बचाना है, तो क्या वो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती? समी साहब, अदालत में बिल्कुल चैलेंज हो सकती है, लेकिन वो फिर ये तो अदालतें उन्होंने देखना है। देखें, यहाँ पर नेशनल असम्बली में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हैं वो अदालतों में चैलेंज हुई और उनको ख़त्म कर दिया गया। ये तो सिंपल एक लॉ है, तो लॉ बिल्कुल अदालत में चैलेंज हो सकता है। अदालत में जा सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं कि जनाब ये जो इसके पीछे बदनीति शामिल है और ये जो लॉ था, ये पंजाब फूड अथॉरिटी जो थी, ये लोगों को बेहतर और साफ खाना
खाना मुहैया करने में भरपूर किरदार अदा कर रही थी। आप देखें कि पंजाब में खासतौर पर लाहौर में एक बहुत बड़ी चेंज आई। आप अगर एक नान दुकान से नान लेने भी चले तो वहाँ भी उन्होंने सर पे एक हैट पहना, कैप पहनी होती है और इंश्योर किया जा रहा था बड़े अच्छे तरीके से कि लोगों को साफ सुथरा खाना मिले। तो अगर ये उसकी सारी पावर्स को क्लिप करते हैं तो वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, लोग फिर वही मिलावट। लेकिन मेरी आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके दोस्त हैं, अब वो वहां पर डायरेक्टर न्यूज के ओहदे पर फाइज हैं, जरा उन्हें थोड़ी सी खुद आप रिक्वेस्ट करें कि इतना भी ज्यादा ताबेदारी ना करो अपने मालकान की, वो बेकरी और चैनल में थोड़ा फर्क रखें, और ये फूड अथॉरिटी के खिलाफ जो पंजाब असेंबली में जो कुछ हो रहा है वो भी साथ खड़े होते हैं स्पीकर साहब के, जिस वक्त वो ये बात कर रहे होते हैं उन्हें जरा आप भी समझाएं बाबर डोगर कि वो ये इन चीजों से जरा बाज रहें। किसकी बात कर रहे हैं डोगर साहब, नाम ही ले लें। आपने बिल्कुल सही कहा, जो जी बिल्कुल समी साहब आपने सही कहा है, और तस्वीर सामने नजर आई है, उससे पता चल रहा है कनेक्शन बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह कनेक्शन नजर आ रहा है कि वो वहाँ पर क्या कर रहे थे। और उसके बाद चोई परेलाई जो है उन्होंने किस तरह से ग्रिलिंग की फूड मिनिस्टर की, और उसके बाद किस तरह से लॉ मिनिस्टर से कहा कि आप पंजाब फूड अथॉरिटी जो है इसकी लेजिस्लेशन लेके आए, ये इसके कवानीन जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से अपनी पावर जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी लीगल, तो ये सारी चीजें उसके बाद हुई हैं। और उसमें और भी एक आधा मीडिया ग्रुप शामिल है उसमें। आज के प्रोग्राम का जो खत्म हो गया, इससे पहले हमने एक बहुत बुरी एग्जांपल देखी थी डॉक्टर तारिक न्याजी के हवाले से। अब उम्मीद करते हैं कि फूड अथॉरिटी के साथ वो चीज़ नहीं होगी जो इस केस में हुई थी। लेकिन आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।